बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था जिसका नाम था रूपनगर। वहां का राजा विक्रम सिंह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था। उसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वह किसी को कुछ समझता ही नहीं था। जब भी वह अपने महल से बाहर घूमने निकलता तो पूरे रास्ते में सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे इधर उधर छिप जाते थे, क्योंकि राजा को अपनी जनता से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे आम लोगों से जैसे चिढ़ थी। अगर कोई गलती से भी उसके सामने आ जाता या रास्ते में दिख जाता तो राजा उसे बुरी तरह सजा देता था। राजा यह कभी नहीं देखता था कि सामने वाला इंसान कितना मजबूर या लाचार है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कोई बुजुर्ग है या कोई बच्चा। जो जवान लोग थे वे तो राजा के आने की आहट सुनकर ही गलियों में भाग जाते थे, लेकिन बेचारे बूढ़े लोग उतनी जल्दी भाग नहीं पाते थे। ऐसे में राजा उन्हें कोड़ों से पिटवा देता था। वह बुजुर्ग चुपचाप उस दर्द को सहते थे, क्योंकि राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा के इस बर्ताव से उसके खुद के कुछ सिपाही भी मन ही मन बहुत दुखी और नाराज रहते थे। आखिर वे सिपाही भी उसी शहर के रहने वाले थे, और जिन लोगों को सजा मिलती थी वे उन्हीं के जान पहचान वाले या रिश्तेदार होते थे। पर राजा को यह बात कौन समझाता कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सबको डर था कि अगर एक दिन जनता का सब्र टूट गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया तो राजा के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुमेर। सुमेर बहुत ही भला और सीधा इंसान था। वह हमेशा चाहता था कि जनता खुश रहे और राजा सही रास्ते पर चले। उसने कई बार दबी आवाज में राजा को समझाने की कोशिश भी की थी। वह कहता था कि महाराज, अपनी ही प्रजा को इस तरह जलील करना ठीक नहीं है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लेकिन राजा के क्रूर स्वभाव के आगे बेचारे मंत्री की एक नहीं चलती थी। राजा उसे झिड़क कर चुप करा देता था। उसी राज दरबार में एक सिपाही था जिसका नाम था शेरू। शेरू राजा का बहुत खास और भरोसेमंद आदमी था। वह राजा के हर हुक्म का पालन बहुत ही वफादारी से करता था। राजा जब भी कहीं बाहर जाता तो शेरू को अपने साथ जरूर रखता था। राजा को शेरू पर अटूट भरोसा था, क्योंकि वह बहुत बहादुर था और उसने कई बार अपनी जान पर खेलकर राजा की रक्षा की थी। राजा को लगता था कि जब तक शेरू उसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने शेरू को अपने पास बुलाया और कहा कि शेरू, मेरा मन कई दिनों से शिकार पर जाने का कर रहा है, लेकिन सुरक्षा की वजह से मैं रुक जाता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं बेखौफ होकर जंगल जा सकूंगा। शेरू ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, आप बस हुक्म दीजिए। आपका यह सेवक आपके लिए अपनी जान तक हाजिर कर देगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजा खुश होकर बोला कि ठीक है, तो मेरी बात सुनो। कल हम दोनों शिकार के लिए निकलेंगे। पूरा दिन जंगल में बिताएंगे, शिकार का मजा लेंगे और साथ ही साथ यह भी देख लेंगे कि जंगल के इलाके में क्या चल रहा है। इस तरह एक साथ दो काम हो जाएंगे। शेरू ने जवाब दिया कि जैसा आप चाहे महाराज, हम कल सुबह ही निकल चलेंगे। पास ही खड़े मंत्री सुमेर इन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि इस समय आपका और शेरू का अकेले जंगल जाना ठीक नहीं होगा। शिकार के चक्कर में खतरा हो सकता है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोला कि मंत्री जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने ही राज्य के जंगल में नहीं जा सकता? आपको यह याद होना चाहिए कि यह पूरा इलाका, यहाँ की जमीन, बाग बगीचे और हर एक चीज मेरी है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। इसलिए फालतू की बातें मत कीजिए। हम कल शिकार पर जरूर जाएंगे। मंत्री सुमेर की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने झिड़कते हुए कहा कि मंत्री जी, आप मेरी बात ठीक से समझ नहीं रहे हैं। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं। यह पूरा इलाका और यहाँ के लोग सब मेरे ही हैं, तो मुझे रोकने वाले आप कौन होते हैं? मंत्री सुमेर ने हाथ जोड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि महाराज, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको रोक सकूं। आप इस राज्य के मालिक हैं और सब कुछ आपका ही है, पर मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा था। राजा ने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे जंगल जाने से मना कर रहे हैं? कुछ तो वजह होगी।
मंत्री सुमेर ने धीरे से कहा कि महाराज, बात दरअसल यह है कि कल ही मुझे मेरे जासूसों से खबर मिली है कि हमारे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक जादूगर आया है। वह जादूगर माया का जाल बिछाने में माहिर है। वह जंगल में आने वाले लोगों पर अपना जादू कर देता है और उन्हें मार डालता है। मुझे डर है कि कहीं वह आपके साथ कुछ बुरा न कर दे। बस इसी चिंता में मैं आपको वहां जाने से रोक रहा था। राजा विक्रम सिंह खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला कि मंत्री जी, आप तो बड़े ही डरपोक निकले। क्या अब एक राजा उस मामूली जादूगर से डरेगा? क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा किसी जादू टोने वाले से डर गया हो? हम राजा लोग हैं, हमारी तलवार की चमक के आगे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं टिकते, तो वह जादूगर क्या चीज है? आप बिना बात की अपनी कायरता मत दिखाइए। मंत्री सुमेर ने मन ही मन सोचा कि यह राजा तो सच में अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता। जब से यह राजगाड़ी पर बैठा है, बस अपनी मनमानी करता आ रहा है। अब अगर यह खुद ही मुसीबत मोल लेना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया और इसे सचेत कर दिया। अब यह अपनी जान जोखिम में डाले तो इसमें मेरी क्या गलती? मंत्री ने झुककर कहा कि महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। राजा ने घमंड में कहा कि मंत्री जी, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी यह छोटी सी गलती है, वरना अब तक तो मैं आपको कड़ी सजा दे चुका होता। मंत्री सुमेर चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से चले गए। राजा ने अपने सिपाही शेरू की तरफ देखा और कहा कि शेरू, तुम कल बिल्कुल सही समय पर तैयार रहना। सुबह होते ही हम दोनों जंगल के लिए निकल जाएंगे। शेरू ने कहा कि जैसा आप कहें महाराज, मैं तैयार रहूंगा। अगले दिन सूरज निकलते ही राजा विक्रम सिंह और शेरू अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिए। वे दोनों बड़ी तेजी से रास्ता पार कर रहे थे और कुछ ही देर में वे घने जंगल के बीच पहुंच गए। जंगल बहुत ही हरा भरा और सुंदर था। ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। राजा को वहां का नजारा देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने शेरू से कहा कि देखो शेरू, यहाँ का नजारा कितना प्यारा है। वह डरपोक मंत्री सुमेर तो बेकार ही डर रहा था। वह डर के मारे हमारे साथ नहीं आया, वरना वह भी इस सुंदर दृश्य का मजा लेता। उसके नसीब में ऐसा सुख कहाँ लिखा है? शेरू ने राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज, वह तो बहुत ही डरपोक है। दोनों बातें करते हुए जंगल की ओर अंदर चले गए। लेकिन सच तो यह था कि उस जंगल में वाकई एक मायावी जादूगर छुपा हुआ था। उसे भेष बदलने और लोगों को धोखा देने की बहुत ही गंदी विद्या आती थी। जैसे ही उस जादूगर को पता चला कि कोई इंसान उसके इलाके में आया है, वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज फिर कोई शिकार उसके हाथ लगा है। उसने तुरंत अपनी माया चलाई और अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गया और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा और शेरू धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते राजा की नजर उस पेड़ के नीचे बैठी सुंदर स्त्री पर पड़ी। उस जादूगर ने ऐसा रूप बनाया था कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाए। राजा विक्रम सिंह जैसे ही उस स्त्री के करीब पहुंचा, उसका मन डोल गया। उसने आज तक इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी। राजा के मन में लालच आ गया और वह उस मायावी रूप को देखकर अपनी सुध बुध खोने लगा। राजा को लगा कि जंगल में इतनी सुंदर स्त्री का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है और वह उसकी तरफ खींचा चला गया। राजा विक्रम सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उस सुंदर रूप को देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। वह धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए और बोले, हे सुंदरी, तुम इस डरावने और घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लग रहा? उस जादूगर ने मीठी आवाज में जवाब दिया, महाराज, मुझे डर किस बात का? जब आपके जैसा चाहने वाला मेरे पास हो तो मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है? राजा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, देवी, तुम यह क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा प्रेमी कैसे हो सकता हो? मैंने तो आज से पहले तुम्हें कभी देखा तक नहीं। उस मायावी स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता। यह तो मन की भावना है और उसी भावना की वजह से आप खुद चलकर मेरे पास आई है। मैं तो रोज रात को आपके सपनों में आती हूँ। राजा की बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके थे।
उन्हें लगा कि यह सुंदर स्त्री भी उन्हें पसंद करती है। राजा ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ हम दोनों अकेले में बैठकर बातें कर सकें? स्त्री तुरंत तैयार हो गई और बोली, हाँ क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए, पास में ही मेरी एक छोटी सी कुटिया है, मैं वहीं रहती हूँ। राजा उस समय वासना में इतने डूबे थे कि उन्हें सही गलत का होश ही नहीं रहा। वह चुपचाप उस स्त्री के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक चले गए। जैसे ही वे दोनों झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वह सुंदर स्त्री गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावना जादूगर हाथ में तेज धार वाली तलवार लेकर खड़ा था। राजा के सामने अब साक्षात मौत खड़ी थी। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, जादूगर ने उन पर तलवार से वार कर दिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जादूगर का वार राजा को लगने के बजाय खुद जादूगर ही जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल पीछे से सिपाही शेरू ने सही समय पर आकर जादूगर पर जोरदार हमला कर दिया था। राजा की जान बाल बाल बच गई। राजा अपने सिपाही शेरू की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, शेरू भाई, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अब राजा को जंगल में रुकना ठीक नहीं लगा और वे दोनों तुरंत अपने महल की तरफ लौट आए। धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 महीने निकल गए। राजा की क्रूरता में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन राजा विक्रमसिंह फिर से अपने शहर के दौरे पर निकले थे। उनके साथ शेरू और बहुत से सिपाही थे। राजा की सवारी बड़े ठाट बाट से सड़क पर चल रही थी। तभी रास्ते में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खांसता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। वह बेचारा बहुत बीमार लग रहा था और उसे एक कदम भी चलना भारी हो रहा था। हार मानकर वह सड़क के किनारे ही बैठ गया। किसी ने उसे आवाज लगाई, अरे बाबा, जल्दी यहाँ से भागो, राजा की सवारी आ रही है। अगर रास्ते में मिल गए तो राजा बहुत पिटवाएगा। लेकिन उस लाचार बूढ़े को अब किसी बात का डर नहीं था। उसे लगा कि चाहे राजा की सवारी आए या खुद मौत, अब वह और भाग नहीं सकता। जब राजा की सवारी उस बुजुर्ग के पास पहुंची तो राजा ने उसे रास्ते में बैठा देख अपना आपा खो दिया। राजा गुस्से से लाल हो गया और उसने शेरू को हुक्म दिया, शेरू, इस बदतमीज को कोड़ों से पीटो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में बैठने की? लेकिन उस बूढ़े की हालत देखकर शेरू का दिल भर आया। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा और उसने राजा की बात नहीं मानी। यह देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा हुक्म टाल दो। आज से तुम मेरी सेना से बाहर हो, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। शेरू चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद राजा खुद घोड़े से नीचे उतरा और उसने अपने हाथ में कोड़ा लेकर उस बेबस बूढ़े पर बरसाना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि वह 1-2 कोड़े भी सह नहीं पाया और वहीं तड़प तड़प कर मर गया। राजा को जरा भी दुख नहीं हुआ और वह उस लाश को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। राजा विक्रम सिंह को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह बूढ़ा आदमी कौन था या शेरू ने उस पर हाथ उठाने से मना क्यों कर दिया था। राजा के लिए तो यह सब रोज का काम था। वह दिन भर में न जाने कितने लोगों पर जुल्म करता था और उसे दूसरों को तड़पते हुए देखने में बहुत आनंद आता था। राजा के महल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बलबीर नाम का एक नौजवान लड़का अपने पिता के साथ रहता था। बलबीर की उम्र अभी कम थी, लेकिन वह बहुत मेहनती था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उससे अपना और अपने पिता का पेट पालता था। एक दिन अचानक बलबीर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह इतना बीमार पड़ गया कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। घर में अनाज का एक दाना नहीं था और दवा के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। बलबीर के पिता अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह भोजन का इंतजाम करना होगा, वरना उनका बेटा भूख और बीमारी से मर जाएगा। वह गांव के कई लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। गांव के बनिया ने तो उन्हें साफ मना कर दिया कि बिना पैसों के वह एक तिनका भी नहीं देगा। निराश होकर वह बूढ़ा आदमी घर की तरफ लौटने लगा। तभी रास्ते में एक पड़ोसी ने बताया कि शहर के एक बहुत बड़े अमीर आदमी, जिनका नाम बिरजू सेठ है, आज गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है।
शाम होने को आई है, शायद अब वहां कुछ न मिले। फिर भी बलबीर के पिता के मन में एक उम्मीद जगी। उन्होंने सोचा कि हार मानने से अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए। वह थके हुए कदमों से शहर की तरफ दौड़ पड़े। जब वह बिरजू सेठ की हवेली पर पहुंचे तो वहां गरीबों को खाना बांटने का काम खत्म हो चुका था। हवेली के अंदर सेठ के कुछ खास मेहमान और रिश्तेदार बैठकर पकवान खा रहे थे। बूढ़े आदमी ने वहां खड़े एक आदमी से विनती की, भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरा बेटा बीमार और भूखा है। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? बदले में मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूंगा या कोई भी काम कर दूंगा। लेकिन वहां मौजूद अमीर लोगों में से किसी को भी उस गरीब की पुकार सुनाई नहीं दी। वे सब मजे से हलवा पूरी खाने में व्यस्त थे। भूख से तड़पते बेटे का चेहरा बूढ़े पिता की आंखों के सामने घूमने लगा। उन्होंने देखा कि पास ही एक थाली में खाना रखा है। उनके मन में आया कि अगर वह यह खाना लेकर भाग जाए तो शायद उनका बेटा बच जाएगा। उन्होंने सोचा कि खाने के लिए कोई उन्हें कितनी दूर तक पकड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और वह थाली उठाकर वहां से भागने लगे। लेकिन बिरजू सेठ के कुछ चमचे, जो सेठ की नजरों में वफादार बनना चाहते थे, उस बूढ़े आदमी के पीछे पड़ गए। सेठ ने खुद कहा कि रहने दो, बेचारा भूखा होगा इसलिए ले गया। लेकिन उन चमचों को तो अपनी बहादुरी दिखानी थी। वे लोग उस बूढ़े आदमी को करीब 1 कोस तक दौड़ाते रहे। आखिर वह बुजुर्ग कितना भाग पाते, वह थक कर एक जगह बैठ गए। उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से घसीटते हुए राजा विक्रम सिंह के दरबार में ले आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये आदमी बहुत बड़ा चोर है, इसने चोरी की है। राजा ने जैसे ही चोरी शब्द सुना, वह गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे राज्य में चोरी करने की हिम्मत, इसे अभी के अभी फांसी पर लटका दो। राजा ने यह भी नहीं पूछा कि उसने क्या चुराया है, सोना, चांदी या सिर्फ 2 वक्त की रोटी। सिपाहियों ने राजा का हुक्म माना और उस बेबस बूढ़े को ले जाकर फांसी दे दी। राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बेगुनाह और मजबूर पिता की जान ले रहा है। बिरजू सेठ के चमचे जब वापस लौटे तो उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि सेठ जी, हमने उस चोर को नहीं छोड़ा। हम उसे सीधे राज दरबार ले गए और राजा साहब ने उसे तुरंत फांसी की सजा सुना दी। ये सुनते ही बिरजू सेठ के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ एक थाली खाने के लिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उनके आदमियों ने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। दरअसल बिरजू सेठ ने वह भोज अपने बेटे के रिश्ते की खुशी में रखा था। दूसरे शहर से बड़े व्यापारी अपने बेटे के लिए बिरजू सेठ की बेटी का हाथ मानने आए थे। जब उन मेहमानों को पता चला कि इस शहर में 1 वक्त की रोटी के लिए जान ले ली जाती है तो वे डर गए। उन्होंने सोचा कि जहां का राजा इतना निर्दयी हो और जहां के लोग एक गरीब को रोटी के लिए सूली पर चढ़ा दें, वहां रिश्ता करना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने तुरंत शादी से मना कर दिया और गुस्से में अपने शहर वापस लौट गए। बिरजू सेठ का बेटा दूल्हा बनते बनते रह गया और उनके घर की खुशियां मातम में बदल गईं। उधर गांव में बलबीर की हालत किसी पड़ोसी की मदद से थोड़ी ठीक हो गई थी। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने पिता के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और राजा विक्रम सिंह ने उन्हें एक थाली भोजन की वजह से फांसी पर चढ़वा दिया है, तो उसका दिल टूट गया। उसे राजा पर बहुत गुस्सा आया, पर वह अकेला क्या कर सकता था। वह अपना घर बार छोड़कर वहां से कहीं दूर चला गया। उसके मन में राजा के लिए गहरी नफरत भर गई थी। इधर राजा विक्रम सिंह की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी क्रूरता और गुस्से के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। कोई भी दूसरा राजा अपनी बेटी का हाथ विक्रम सिंह के हाथ में देने को तैयार नहीं था। सबको डर था कि जो राजा अपनी प्रजा का सगा नहीं हो सकता, वह किसी का दामाद या पति कैसे अच्छा बनेगा। राजा ने कई जगहों पर शादी के प्रस्ताव भेजे, पर हर जगह से यही जवाब आता कि उनकी राजकुमारी का रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता और वह सोचता कि उन राजाओं पर हमला कर दे, लेकिन उसके पड़ोसी राजा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। राजा को अब लगने लगा था कि शायद वह ताउम्र कुंवारा ही रह जाएगा। राजा के महल में कोई भी नई या जवान लड़की काम करने को तैयार नहीं होती थी।
जो दासियां पहले से थी वे भी अब बूढ़ी हो चली थी। राजा जब भी बाहर निकलता था तो लोग अपनी बहू बेटियों को अंदर छुपा लेते थे। इस वजह से राजा ने कभी किसी सुंदर चेहरे को करीब से देखा ही नहीं था। अपनी शादी न होने की वजह से राजा मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन वह इसी चिंता में अपने मंत्री सुमेर के घर बिना किसी को बताए अकेले ही पहुंच गया। मंत्री सुमेर की पत्नी और उनकी बेटी कुसुम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राजा उनके घर आ सकता है। कुसुम बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी सादगी और खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी कम लगती थी। जब राजा अचानक वहां पहुंचा तो उसने कुसुम को देख लिया। कुसुम उस समय अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। राजा उसे देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके राज्य में इतनी सुंदर लड़की भी रहती है। कुसुम को देखते ही राजा के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह उसे टकटकी लगाकर देखता रह गया। राजा को लगा कि जिसकी उसे तलाश थी वह उसे आज मिल गई है। राजा विक्रम सिंह तो कुसुम को देखता ही रह गया। उसके मन में आया कि मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। जो चीज मेरे इतने पास थी उसे मैं न जाने कहां कहां खोज रहा था। इतनी सुंदर लड़की मेरे मंत्री के घर में ही थी और मैं दूसरे राजाओं के सामने हाथ फैला रहा था जो मुझे घास तक नहीं डाल रहे थे। कुसुम डर के मारे अंदर भाग गई और अपने पिता सुमेर को बताया कि महाराज खुद हमारे दरवाजे पर आए हैं। मंत्री सुमेर का तो कलेजा ही धक से रह गया। उसने घबराकर पूछा कि बेटी, कहीं उस पापी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? कुसुम ने धीरे से सिर झुकाकर कहा कि हाँ पिताजी, उसने मुझे देख लिया है। मुझे क्या पता था कि वह आज यहां आ धमकेगा। सुमेर परेशान होकर बोला कि बेटी, अब तो बहुत बुरा हुआ। वह इंसान नहीं, कसाई है। अब भगवान ही हमें उससे बचा सकता है। मंत्री सुमेर थर थर कांपते हुए एक अपराधी की तरह राजा के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आप खुद चलकर यहाँ आए। मुझे बस एक संदेश भेज दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। राजा विक्रम सिंह मुस्कुराकर बोला कि नहीं मंत्री जी, आज मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्यासा खुद कुएं के पास जाता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आता। सुमेर ने अनजान बनते हुए कहा कि महाराज, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पाया। राजा बोला कि मंत्री, तुम समझ तो सब रहे हो पर नाटक कर रहे हो। अब नाटक छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू करो। मुझे कुसुम पसंद आ गई है और मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। मैं कल ही बारात लेकर आऊंगा, इसलिए काम में लग जाओ। मंत्री सुमेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े राजा हैं, आपका विवाह तो किसी बड़ी राजकुमारी से ही होना चाहिए। मेरी बेटी एक साधारण लड़की है, वह महल के लायक नहीं है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोला कि मंत्री, तुम्हें पता है कि मुझे किसी की ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहस मत सिखाओ। सुमेर ने भी अब साफ कह दिया कि महाराज, आपको तो अब ना सुनने की आदत पड़ गई होगी। आसपास के जितने भी राजा हैं, सब ने आपको मना कर दिया है। सब ने अपना दरवाज़ा आपके मुंह पर बंद कर लिया है, फिर भी आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर चिल्लाया कि मंत्री, अपनी जुबान को लगाम दो। अगर तुम मेरे होने वाले ससुर नहीं होते तो अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देता। मैं अपनी शादी की खुशियों में कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मंत्री सुमेर ने कहा कि महाराज, इतनी बड़ी बात पर मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता। मुझे सोचने के लिए कम से कम 1-2 हफ्ते का वक्त चाहिए। राजा चालाकी से हंसा और बोला कि अच्छा, तो तुम्हें सोचने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से भागने के लिए वक्त चाहिए। पर मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। आज से ही तुम्हारे घर के बाहर मेरे सिपाहियों का पहरा होगा। राजा ने आदेश दिया कि मंत्री और उसका परिवार अगले 3 दिनों तक घर में ही कैद रहेगा। राजा बोला कि इन 3 दिनों में जो सोचना है सोच लो, अपनी पत्नी और बेटी से भी पूछ लो। चौथे दिन मैं बारात लेकर आऊँगा और तुम्हारी बेटी को ब्याह कर ले जाऊँगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चला गया। यह पहली बार हो रहा था कि कोई पिता अपनी बेटी को रानी बनते नहीं देखना चाहता था और न ही वह बेटी रानी बनना चाहती थी। हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी राज करे, लेकिन उस राजा की क्रूरता के बारे में जानकर वे दोनों कांप रहे थे। सुमेर उदास होकर अपनी बेटी के पास गया और रोते हुए बोला
कि बेटी, मैं तुम्हें बार बार कहता था कि बाहर मत निकला करो। तुम्हारी एक छोटी सी भूल ने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। मैं उस जल्लाद के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं करना चाहता। कुसुम ने अपने पिता के आंसू पोंछे और बहुत ही हिम्मत के साथ बोली कि पिताजी, आप इस तरह दुखी मत होइए। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, और जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। इंसान का जन्म और मरण सब पहले से तय होता है। जहां इंसान की मौत लिखी होती है, वक्त उसे खुद खींचकर वहां ले जाता है। वैसे ही दो लोगों का मिलना भी एक संयोग होता है। आप परेशान होने के बजाय यह मान लीजिए कि यही भगवान की मर्जी है। आप राजा को संदेश भेज दीजिए कि वह 4 दिन का इंतजार क्यों कर रहा है। वह कल ही बारात लेकर आए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। कुसुम ने आगे कहा कि पिताजी, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो राजा मेरे साथ रहकर बदल जाएगा और एक दयालु इंसान बन जाएगा, या फिर उसे सुधारने की कोशिश में मेरी जान चली जाएगी। आप इन दोनों बातों के लिए मन बना लीजिए। आपने देखा होगा कि दुनिया में कितना भी घमंडी आदमी क्यों ना हो, अगर उसे जमीन पर पड़ा सोने का सिक्का उठाना है तो उसे झुकना ही पड़ता है। बिना झुके उसे वह कीमती चीज नहीं मिल सकती। कुसुम ने अपनी बातों और दलीलों से अपने माता पिता को इतना समझाया कि मंत्री सुमेर को लगा कि शायद वह बेकार ही डर रहा है। उसे लगा कि उसकी बेटी खुद राजा को पसंद कर रही है, तो अब वह क्या कर सकता है। मंत्री ने भारी मन से राजा विक्रम सिंह को खबर भिजवाई कि वह कल ही बारात लेकर आ जाए। अगले दिन बड़ी धूमधाम से शादी हुई और कुसुम रानी बनकर रूपनगर के महल में आ गई। राजा विक्रम सिंह कुसुम को पाकर बहुत खुश था और वह जल्द से जल्द उससे बात करना चाहता था। जब राजा रात को कुसुम के कमरे में पहुंचा तो कुसुम ने उसे रोकते हुए कहा कि महाराज, थोड़ा धीरज रखिए। हमारे और आपके बीच अभी एक कहानी की दूरी है। जब तक आप मेरी वह कहानी पूरी सुन नहीं लेते, तब तक हमारा मिलन नहीं हो सकता। राजा कुसुम की सुंदरता पर इतना मोहित था कि वह तुरंत तैयार हो गया और बोला कि ठीक है रानी, तुम जल्दी से अपनी कहानी सुनाओ। कुसुम ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि महाराज, बहुत समय पहले एक शहर में एक आदमी रहता था। उसे बचपन से ही एक बहुत बुरी बीमारी लग गई थी। वह दूसरों को देखकर जलता था। उसके मन में हमेशा यह आता था कि इस शहर में मेरे सिवा दूसरा कोई क्यों रहता है। काश मैं अकेला होता तो कितना अच्छा होता। उसकी इस नफरत ने उसे आधा पागल बना दिया था। धीरे धीरे वह पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब उस शहर के राजा को पता चला कि कोई कातिल खुलेआम घूम रहा है, तो उसने अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का हुक्म दिया। वह आदमी बहुत चालाक था। जब उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा, तो वह शहर छोड़कर घने जंगल में जाकर छिप गया। अब वह सैनिकों की पहुंच से दूर था, इसलिए उसका डर पूरी तरह खत्म हो गया। जंगल के रास्ते से जो भी गुजरता, वह उन्हें बेरहमी से मार देता। एक बार तो उसने पागलपन में एक बेकसूर औरत की जान ले ली। उसे मारने से पहले उसने उस पर बहुत जुर्म किए थे। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान भी नाराज हो गए, लेकिन उस आदमी को लग रहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे लगने लगा कि वह उस जंगल का अकेला राजा है और वह अमर है। उसे अब न तो कानून का डर था और न ही भगवान का। वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। कुसुम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोली कि महाराज, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय 2 मुसाफिर रास्ता भूलकर जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें उस पागल और दुष्ट आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खुद को भीगने से बचाने के लिए वे दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वह दुष्ट आदमी दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके जंगल में कोई दूसरा इंसान कदम रखे। वह गुस्से में अपनी खून से सनी तलवार लेकर उन मुसाफिरों की तरफ बढ़ा। वह आदमी जैसे ही उनके करीब पहुंचा, दोनों मुसाफिर उसकी डरावनी शक्ल और हाथ में नंगी तलवार देखकर कांपने लगे। वे समझ गए कि यह कोई भयानक डाकू है जो उन्हें मार डालेगा और उनका सब कुछ लूट लेगा। वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगे। वह दुष्ट जैसे ही उन पर तलवार चलाने वाला था, तभी आसमान से जोर की बिजली कड़की और सीधे उस आदमी के ऊपर गिर गई। वह पल भर में जलकर राख हो गया। दोनों मुसाफिरों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहां से जान बचाकर भाग निकले।
मरने के बाद जब वह दुष्ट आदमी यमराज के पास पहुंचा तो उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे अगले जन्म में कुत्ते का शरीर मिला। धरती पर उसने एक बहुत ही सुंदर कुत्ते के रूप में जन्म लिया। उसकी सुंदरता देखकर एक बड़े सेठ ने उसे पाल लिया। सेठ उसे बहुत अच्छा खाना खिलाता था, जिससे वह कुत्ता बहुत मोटा और ताकतवर हो गया। लेकिन उसके स्वभाव में वही पुरानी जलन और गुस्सा भरा था। जब भी वह किसी दूसरे कुत्ते को देखता तो उसे मार डालने की सोचने लगता। उसे दूसरे कुत्तों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह सेठ की लोहे की जंजीर में बंधा हुआ था। उसे गुलामी बहुत बुरी लगती थी। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने मालिक सेठ को ही काट लिया। सेठ के बेटों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डंडों से पीट पीट कर उस कुत्ते को घर से भगा दिया। वह कुत्ता भागते हुए एक राजा के महल में जा पहुंचा। राजा ने खेल खेल में उस कुत्ते को एक ऐसे कमरे में बंद करवा दिया जहां चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे थे। कमरे की छत, जमीन और दीवारें, हर जगह शीशा था। कुत्ते ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर देखा, उसे एक कुत्ता दिखा। उसने नीचे देखा तो वहां भी एक मोटा कुत्ता नजर आया। दाएं बाएं हर तरफ उसे कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उसे लगा कि बहुत सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जबकि वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह सब तो उसकी अपनी ही परछाई थी। अपनी ही परछाई को दुश्मन समझकर वह कुत्ता उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो पूरी रात उन शीशों से टकराता रहा और भौंकता रहा। जब वह शीशे से टकराता और उसे चोट लगती तो उसे लगता कि दूसरा कुत्ता उसे काट रहा है। अपनी ही परछाई से लड़ते लड़ते वह इतना थक गया कि सुबह होने से पहले ही उसकी जान निकल गई। मरने के बाद वह फिर से यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने जब उसके कर्मों का हिसाब देखा तो इस बार उसकी किस्मत में राजा बनना लिखा था। वह आदमी राजा के रूप में फिर से पैदा हुआ, लेकिन उसने अपनी पुरानी बुरी आदतें नहीं छोड़ी। इंसान बनने के बाद भी उसके मन में दूसरों के लिए नफरत भरी रही। वह राजा तो बन गया, लेकिन अपनी क्रूरता से अपना अगला जन्म और परलोक बिगाड़ रहा है। कुसुम ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि महाराज, जब किसी को राजपाट मिलता है तो उसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए खजाना खोल देना चाहिए। उसे गरीबों और दुखियों की सेवा करनी चाहिए। राजा को अपना गुस्सा और घमंड छोड़कर दयालु बन जाना चाहिए। उसका महल और खजाना उसके बाप दादा की कमाई नहीं होती, बल्कि वह तो जनता के खून पसीने की कमाई होती है। राजा का अपना तो कुछ होता ही नहीं है, वह तो बस उस धन का रखवाला होता है। राजा विक्रम सिंह कहानी में इतना खो गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि यह कहानी उसी के बारे में है। वह गुस्से में तमत मारकर बोला, रानी, तुम बस मुझे उस राजा का नाम बताओ। मैं अभी अपनी सेना लेकर उस पर हमला कर दूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा कि प्रजा के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। राजा की यह बात सुनकर कुसुम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रानी की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह सन्न रह गया। वह हंसते हुए बोली, महाराज, आप किस पर हमला करेंगे? वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। आप एक बार अपने मन के अंदर झांक कर तो देखिए। वह बेरहम डाकू, वह घमंडी कुत्ता और वह क्रूर राजा, ये सब आप ही के अलग अलग रूप है। राजा एकदम चुप हो गया और आंखें बंद करके गहराई से सोचने लगा। रानी की बातों ने उसके मन का अंधेरा दूर कर दिया था और अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसकी सारी गलतियां किसी आईने की तरह उसके सामने आ गई थी। राजा ने ठंडी आह भरी और सोचने लगा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ताकत के नशे में मैंने कितने ही बेगुनाह लोगों को सताया है। मेरी वजह से कितने ही लोग लहूलुहान हुए और कितनों ने तो दम ही तोड़ दिया। उसे अपनी बंद आंखों के सामने सिपाही शेरू के बूढ़े पिता की तस्वीर दिखने लगी, जो इंसाफ मान रहे थे। उसे बलबीर के पिता का चेहरा याद आया, जो पूछ रहे थे कि महाराज, मेरा गुनाह क्या था जो आपने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया? ऐसे हजारों लोग थे जो राजा के गुस्से और जुल्म का शिकार हुए थे। उन सब की चीखें राजा के कानों में गूंजने लगी और वह डर से कांप उठा। वह रानी कुसुम से बोला, रानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती की और तुम्हारे पिता को डरा धमका कर तुमसे शादी की। मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि तुम्हारे जैसी भली और नेक औरत का साथ पाने के लायक ही नहीं हो। मैं अभी सिपाहियों को बुलाता हूँ
और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ तुम्हारे पिता के पास भिजवाने का इंतजाम करता हो। मेरी भूल को क्षमा कर देना। राजा की आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। कुसुम ने राजा का हाथ थाम लिया और बोली, राजन, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझे त्यागने की बात कर रहे हैं। अगर कुछ छोड़ना ही है तो अपने अहंकार को छोड़िए, अपनी नफरत और क्रूरता को खत्म कीजिए। कल सुबह होते ही पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि राज दरबार अब हर किसी के लिए खुला है। सबको बता दीजिए कि कल तक जो पत्थर दिल राजा था वह मर चुका है और आज एक दयालु राजा का जन्म हुआ है। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत अपना मुकुट उतारा और रानी के पैरों में रख दिया। वह बोला, रानी, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी गुरु भी हो। अब तक तो मैं एक जानवर की तरह जी रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे सच में एक इंसान बना दिया है। अब इस राजपाट और इस मुकुट की लाज तुम्हें ही रखनी है। राजा पूरी तरह बदल चुका था। रानी को राजा का यह नया रूप बहुत पसंद आया। कल तक वह जिस राजा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, आज उसके समर्पण ने रानी के दिल में जगह बना ली थी। इंसान का शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके दिल में गंदगी भरी है तो वह जानवर जैसा ही है। लेकिन जिसके दिल में दूसरों के लिए प्यार और दया है वह सबसे सुंदर होता है। रानी ने राजा का दिल जीत लिया था और अब वह राजा की आंखों का तारा बन गई थी। अगले ही दिन से रूपनगर का नजारा बदल गया। राज दरबार के दरवाजे सबके लिए खुल गए और प्रजा की भलाई के काम तेजी से शुरू हो गए। राजा खुद अपने हाथों से गरीबों और बीमारों की सेवा करने लगा। राजा में यह बदलाव देखकर पूरी जनता खुशी से झूम उठी। सबको पता था कि इस बदलाव के पीछे मंत्री सुमेर की बेटी कुसुम है, जो उन्हीं के बीच से निकलकर रानी बनी है। इसलिए प्रजा के मन में रानी के लिए बहुत आदर और सम्मान था। समय बीतता गया और कुछ समय बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरे राजमहल और शहर में खुशियां मनाई गईं, क्योंकि सबको अपना नया राजकुमार मिल गया था। चारों तरफ बस खुशी और सुकून का माहौल था। समय बीतता गया और देखते देखते 12 साल गुजर गए। रूपनगर में अब सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने रानी कुसुम से कहा कि महारानी, आज तक मैंने आपसे अपने मन की कोई ऐसी बात नहीं छिपाई, लेकिन आज मेरे मन में एक इच्छा जागी है। अगर आप कहें तो मैं अपनी बात रखूं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप हुक्म कीजिए। आप मुझसे पूछ क्यों रही हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। बताइए क्या बात है? राजा ने कहा कि मेरा मन है कि हम दोनों एक बार फिर उसी जंगल में घूमने चले जहाँ हम पहली बार मिले थे। लेकिन मेरी एक शर्त है कि हमारे साथ कोई भी सिपाही या दासी नहीं जाएगी। हम दोनों अकेले ही वहाँ का समय बिताएंगे। रानी कुसुम तुरंत तैयार हो गई और बोली कि जैसी आपकी मर्जी, आप जब कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हो। अगले ही दिन राजा विक्रम सिंह और रानी कुसुम घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रानी के लिए यह अनुभव बहुत नया था, क्योंकि वह शादी के बाद कभी इस तरह जंगल में घूमने नहीं आई थी। जंगल की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट देखकर रानी का मन खुश हो गया। दोनों बहुत देर तक जंगल के रास्तों पर घूमते रहे और पुरानी बातें याद करते रहे। घूमते घूमते जब रानी थक गई तो वह एक घने पेड़ की छांव में बैठ गई। राजा भी उसके पास ही बैठ गया। दोनों आपस में मीठी बातें करने लगे। रानी जहां कुदरत के नज़ारों का मजा ले रही थी, वहीं राजा की नज़र अचानक सामने वाले एक बड़े पीपल के पेड़ पर पड़ी। राजा ने देखा कि उस पेड़ की एक टहनी पर सोने के कवर वाली एक बहुत ही सुंदर तलवार लटक रही है। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि इस सुनसान जंगल में इतनी महंगी और सुंदर तलवार यहाँ किसने टांग दी है। उसने रानी से कहा कि महारानी, आप जरा यहीं बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ कि वह तलवार किसकी है। राजा अपनी जिज्ञासा के कारण उस पेड़ के पास पहुंचा। जब वह पेड़ के दूसरी तरफ गया तो उसने देखा कि वहां 2 साधु बैठे ध्यान लगा रहे हैं। राजा ने उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस तलवार के बारे में पूछा। एक साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा कि राजन, यह तलवार एक व्यापारी की है। वह इसे यहाँ भूल गया है या शायद टांग कर कहीं गया है। अब पता नहीं वह कब वापस आएगा। अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर कभी वह व्यापारी यहाँ आया तो हम उसे आपके महल भेज देंगे।
आप तब उसे इसके पैसे दे दीजिएगा या उसकी तलवार लौटा दीजिएगा। राजा को तलवार बहुत अच्छी लगी थी। उसने कहा कि ठीक है महात्मा, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। आप उस व्यापारी को मेरे पास जरूर भेज देना, क्योंकि मैं किसी की चीज बिना कीमत चुकाए नहीं रखता। साधु ने सिर हिलाया और कहा कि आप इसे शौक से ले जाइए महाराज। राजा वह चमचमाती तलवार लेकर खुशी खुशी रानी के पास वापस आ गया। रानी ने जब वह तलवार देखी तो उनके मन में कुछ डर सा बैठ गया। उन्होंने कहा कि महाराज, इस तरह रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज उठा लेना अच्छी बात नहीं है। आपको किसी भी अनजान चीज का लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आपको तलवार चाहिए ही थी तो आप अपने राज्य के किसी बढ़िया कारीगर से बनवा लेते। अब आप इसे ले ही आए हैं तो चलिए महल चलते हैं, पर बिना इसकी कीमत चुकाए इसका इस्तेमाल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। राजा ने रानी को समझाया कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उन साधुओं से कह दिया है कि जैसे ही व्यापारी आएगा वे उसे मेरे पास भेज देंगे और मैं उसे उसका पूरा हक दे दूंगा। रानी उस समय तो चुप हो गई और दोनों महल वापस आ गए। महल पहुंचते ही राजा का मन हुआ कि वह म्यान से तलवार निकालकर देखे कि वह अंदर से कैसी है, लेकिन रानी ने उसे फिर से टोक दिया और कहा कि जब तक आप उस व्यापारी को इसके पैसे नहीं दे देते तब तक इस तलवार को हाथ मत लगाइए। राजा ने उस समय तो रानी की बात मान ली और तलवार को एक तरफ रख दिया, लेकिन जैसे ही रानी कमरे से बाहर गई राजा का सब्र टूट गया और उसने चुपके से वह तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। जैसे ही राजा विक्रम सिंह ने उस म्यान से तलवार को बाहर निकाला, अचानक उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि राजा की आंखें चौंधिया गई और वह उजाला धीरे धीरे राजा के शरीर में समाने लगा। देखते ही देखते राजा का शरीर छोटा होने लगा और वह इंसान से एक बकरे के रूप में बदल गया। कमरे में हड़कंप मच गया। मंत्री सुमेर वहीं खड़े यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों के सामने यह सब हो गया। वे बुरी तरह घबरा गए और तुरंत अपनी बेटी कुसुम यानी रानी को वहां बुलाया। रानी कुसुम जब कमरे में पहुंची और अपने पति को एक बकरे के रूप में देखा तो वह दंग रह गई। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसे पहले से ही लग रहा था कि वह तलवार कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि कोई जादू टोना है। उसने दुखी होकर कहा कि मैंने राजा को कितना समझाया था कि अनजान चीज को हाथ न लगाए, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। अब राजा को वापस इंसान कैसे बनाया जाए, यह सोचकर रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पिता सुमेर से कहा कि पिताजी, आप तुरंत उसी जगह जाइए जहां मैं और राजा कल जंगल में गए थे। रानी ने उस पेड़ और उन दो साधुओं के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। मंत्री सुमेर कुछ सिपाहियों को साथ लेकर तुरंत जंगल की ओर दौड़े। वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां राजा को वे साधु मिले थे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। वहां न तो कोई साधु था और न ही किसी के रहने का कोई निशान। मंत्री ने अपने सिपाहियों के साथ पूरा जंगल छान मारा, हर झाड़ी और हर गुफा को देखा, पर उन महात्माओं का कहीं अता पता नहीं चला। वे निराश होकर महल लौट आए और रानी को बताया कि बेटी, हमने कोना कोना देख लिया पर वहां कोई नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वे साधु जमीन निगल गई या आसमान खा गया। रानी कुसुम चुप हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खुद उन लोगों को ढूंढेगी। वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। भटकते भटकते वह उसी पुराने पेड़ के पास पहुंची और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। तभी अचानक उसे वही दो महात्मा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। रानी ने दौड़कर उनके पैर छुए और रोते हुए पूछा, हे महात्मा, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उन्हें बकरा बना दिया? आखिर उनका कसूर क्या है जो आपने ऐसा भयानक जादू उन पर किया? उनमें से एक महात्मा गंभीर आवाज में बोला, रानी, तुम मंत्री सुमेर की बेटी हो और इस राज्य की बेटी हो। तुम्हें उस राजा से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हमें पता है कि उस घमंडी राजा ने तुम्हारे पिता को डराकर तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। हमें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम राजपाट के सुख में अपने पिता का अपमान भूल गई और उस जालिम राजा की पत्नी बनकर रहने लगी। हमें लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाना जरूरी है। दूसरे साधु ने अपना भेष हटाया और बोला, बहन, मुझे पहचानो, मेरा नाम शेरू है। मैं कभी राजा का सबसे वफादार सिपाही हुआ करता था और मैंने इसकी जान बचाई थी।
लेकिन इसी राजा ने मेरी आंखों के सामने मेरे बेगुनाह पिता को कोड़ों से पिटवाकर मार डाला। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं इस राजा को उसके कर्मों का फल चखाकर रहूंगा। मेरे पास कोई फौज नहीं थी कि मैं राजा से लड़ सकूं, इसलिए मैंने इस तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। फिर उसके बगल में बैठे दूसरे साधु ने कहा, और मेरा नाम बलबीर है। मेरे बूढ़े पिता ने बिरजू सेठ के यहाँ से सिर्फ 2 रोटियां चुराई थी, क्योंकि मैं बीमार था। उस राजा ने बिना कुछ सोचे समझे मेरे पिता को फांसी पर लटका दिया। हम दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी। रानी उनकी बातें सुनकर भावुक हो गई और बोली, भैया, मैं आप दोनों का दुख समझती हूँ। मुझे प्रजा का हर दर्द पता है, इसीलिए तो मैंने अपना जीवन दांव पर लगाकर इस राजा से शादी की थी। मैंने उन्हें सजा देने के बजाय उनके अंदर के राक्षस को मारने की कोशिश की। मैंने उनके अहंकार और गुस्से को खत्म कर दिया था। रानी कुसुम ने बहुत ही शांत होकर शेरू और बलबीर की बात सुनी। फिर वह बड़े प्यार से बोली, भैया, मुझे राजा विक्रम सिंह के साथ रहते हुए पूरे 12 साल बीत चुके हैं। आप खुद सोचिए और बताइए कि इन 12 सालों में क्या किसी भी गरीब को राजा की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है? क्या किसी बेगुनाह को सजा मिली है? अगर इन सालों में मेरी वजह से या राजा की वजह से किसी का भी बुरा हुआ है तो उसकी गुनहगार मैं हूं। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ उसके लिए आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? शेरू और बलबीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहन, सच तो यह है कि इन सालों में तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हमने सुना है कि अब प्रजा बहुत खुश है और राजा भी बदल गए हैं। तब कुसुम की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, फिर आप मुझे यह सजा क्यों दे रहे हैं? आप दोनों ने साधु का भेष तो बना लिया और जादू की शक्ति भी पाली, पर आप एक बात भूल गए, एक औरत का जीवन उसके पति के बिना अधूरा होता है। आपने राजा को बकरा बनाकर उन्हें नहीं बल्कि मुझे सजा दी है। मैंने तो बहुत पहले ही आपके दुश्मन यानी उस पुराने राजा के अहंकार को मार डाला था। अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, लेकिन आप तो बस उसके शरीर को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। रानी कुसुम की ये बातें सुनकर दोनों महात्माओं की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि जिस राजा को वे सजा देना चाहते थे उसे तो इस मंत्री की बेटी ने पहले ही प्यार और समझदारी से बदल दिया है। उन्होंने सोचा कि हम तो साधु हैं, हमारा काम तो लोगों के मन को साफ करना और उनके विचार बदलना होना चाहिए। जब किसी इंसान का अहंकार मर जाता है और वह अपनी गलती मान लेता है तो वह बुरा आदमी वही खत्म हो जाता है। शेरू और बलबीर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रानी के साथ राजमहल वापस आ गए। महल पहुंचकर उन्होंने उस जादुई तलवार को वापस उसके सुनहरी कवर यानी म्यान में डाल दिया। जैसे ही तलवार अंदर गई, वह बकरा फिर से अपने असली रूप में यानी राजा विक्रम सिंह बन गया। राजा को अब सब कुछ याद था, पर वह उन दोनों पर जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। वह जानता था कि एक का नाम शेरू है, जो कभी उसका सबसे खास सिपाही था, और दूसरा बलबीर है, जिसके पिता को उसने बिना सोचे समझे फांसी दे दी थी। राजा ने अपनी सारी गलतियां मान ली और दौड़कर उन दोनों के पैर पकड़ लिए। राजा की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर शेरू और बलबीर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि यह वह पुराना घमंडी राजा नहीं है, बल्कि एक नया और नेक दिल इंसान है। सच में रानी कुसुम ने अपने जादू से उस पुराने जालिम राजा को खत्म कर दिया था। अब उनके सामने एक ईमानदार और दयालु राजा खड़ा था। उन दोनों ने राजा को माफ कर दिया और रानी कुसुम को खूब सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने रास्ते चले गए। महल में एक बार फिर खुशियां लौट आई थी और राजा अब और भी ज्यादा नेक काम करने लगा था। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक धूर्त सरपंच की हरकतें पूरे गांव को परेशान किए हुए थी, लेकिन एक सीधे साधे किसान ने अपनी चतुराई से उसे सबक सिखा दिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। 8वीं सदी के दौरान की बात है। उत्तर पूर्व के इलाके में काठर नाम का एक गांव था, जो अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था। गांव के सभी किसान बड़े मेहनती और परिश्रमी थे। सभी मिलजुल कर रहते थे और अपने खेतों में लगे रहते थे। उसी गांव में एक नौजवान किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका नाम था हरप्रसाद। हरप्रसाद बड़ा मेहनती और चंचल स्वभाव का था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक कच्चा मकान था, जो उसे पुरखों से विरासत में मिला था।
खेत के नाम पर उसके पास एक धूल बराबर भी जमीन नहीं थी, क्योंकि गांव के सरपंच निवास ने धोखे से उसका खेत हड़प लिया था। निवास पूरे गांव में अपनी धूर्तता के लिए मशहूर था। देखने में तो वह बहुत सम्मानित व्यक्ति लगता था, लेकिन उसके कर्म एक नीच से भी गिरे हुए थे। पूरा दिन वह गांव में घूमता रहता और उत्पात मचाता रहता। उसके 2 चमचे भी थे जो हर काम में उसका साथ देते थे। निवास के घर में उसकी अंधी पत्नी और एक कामकाजी चरित्रहीन बहू रहती थी। उसका बेटा शहर में लोहा ढोने का काम करता था, लेकिन निवास पूरे गांव में डींगे हाँकता फिरता कि उसका बेटा शहर में बड़ा साहब है और इतना पैसा कमाता है कि गांव वालों ने जीवन भर में नहीं देखा होगा। एक दिन हर प्रसाद अपने खेत पर काम करने जा रहा था। रास्ते में उसे सरपंच निवास एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। निवास वहां बैठकर आने जाने वालों से बेमतलब की बातें करता रहता था। जब निवास की नजर हर प्रसाद पर पड़ी तो वह बोला, अरे बेटा हरिप्रसाद, क्या हालचाल है? सब कुछ मगर है ना? बड़ी तेजी से भागे जा रही हो, क्या भैंस भाग गई है क्या? निवास की बात सुनकर हर प्रसाद मन में सोचने लगा कि यह शैतान यहाँ बैठकर सबकी फिरकी लेने का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज मैं इसकी फिरकी लूंगा। हर प्रसाद बोला, अरे काका निवास, आप यहाँ? अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए, मैं तो आपको ही खोज रहा था। निवास तुरंत बोला, क्या बात है बेटा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हर प्रसाद बोला, अरे काका, दरअसल जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कुएं पर बुलू की पत्नी दिखाई दी। वह अपनी निगाहों से चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी। मैं समझ गया कि वह आपको ही तलाश रही है। आप यहाँ बैठे हो और उधर आपकी चेली बनते बनते हाथ से निकल जाएगी। निवास ने जब सुना कि बुलुबो उसे ढूंढ रही थी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कामी पुरुषों का दिल हर जगह लग जाता है और वे अपने कर्मों के कारण जीते जी नर्क का अनुभव करते हैं। निवास बिना कुछ कहे तेजी से कुएं की तरफ बढ़ गया। हर प्रसाद मन में विचार करने लगा कि ये तो गजब का ठरकी है। मैंने मजाक में बोल दिया, लेकिन यह शैतान सीरियस हो गया। आज तो इसकी धोती ढीली होने वाली है। खैर, मुझे क्या। हर प्रसाद अपने खेत की तरफ चल पड़ा और पहुंचकर पूरी मेहनत से फसल की बुवाई में लग गया। निवास तेजी से कुएं पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी थाली में पड़ा रसगुल्ला भी गायब हो जाता है। अब तो वापस जाना पड़ेगा। वह मायूस होकर वापस मुड़ा, लेकिन अचानक उसे सामने से बुलो की पत्नी आती दिखाई दी। निवास मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे लड्डू मिल गया हो। निवास मन में सोचने लगा कि मैं भी कितना मूर्ख हूं, मुझ में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। लगता है बुलुबो घर गई थी और अब मुझे देखकर पानी भरने के बहाने फिर से आ गई। कितना प्यार करती है मुझसे। बुलो की पत्नी कुएं के पास आकर अपने मटके में पानी भरने लगी। निवास मौका पाकर उसके करीब चला गया और बोला, मैं आ गया बुलुबो, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मैंने सुना है तुम बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। निवास की बात सुनकर बुलो की पत्नी का माथा सटका। वह बोली, अरे निवास काका, आपका दिमाग तो ठिकाने है ना? मैं भला आपका इंतजार क्यों करूंगी? मुझे आपसे कोई काम नहीं है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। निवास बोला, अरे पगली, अब किससे डर रही हो? यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ हम 2 हैं। शर्माना छोड़ो और बताओ, हम कब मिलेंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? हमने प्यार किया है, चोरी तो नहीं की। बुलो की पत्नी जब ये सुनी तो उसका खून खौल गया। वह बोली, अरे निवास काका, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं भला आप जैसे सड़ेगले बुढ़े से प्यार क्यों करूंगी? मेरा हट्टा कट्टा नौजवान पति है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। आप रिश्ते में मेरे ससुर हैं और एक ससुर ऐसी बात करे, ये तो बिल्कुल गलत है। आप यहाँ से चले जाइए, आपकी भलाई इसी में है। निवास बोला, अच्छा तो तुम मुझसे शर्मा रही हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और जब हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो शर्म कैसी? तुम बिल्कुल मत शर्माओ। जो कहना है खुलकर कह दो, मुझे सुनना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बुलो की पत्नी समझ गई कि आज यह बूढ़ा सच में सनक गया है। इसका ठरकपन अपनी सीमा से बाहर हो रहा है। इसे अब इसकी ही भाषा में समझाना होगा। वह बोली, काका, आप ठीक कहते हो, मुझे सच में शर्म आती है, इसलिए कुछ नहीं कह पाती। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। निवास बोला, अब आई ऊट पहाड़ कीजिए। चिंता मत करो,
तुम बहुत जल्द मेरे नीचे भी आने वाली हो और मैं भी नीचे आऊंगा। चलो अब मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम आराम से अपने प्यार का इजहार करो। निवास ने अपनी आंखें बंद कर ली। बुलू की पत्नी ने अपना मटका उठाया और धड़ाम से निवास के सिर पर दे मारा। मटके की चोट से निवास गश्त खाकर गिर गया। बुलू की पत्नी ने देखा कि निवास गिर गया है तो वह समझी कि वह मर गया और वहां से तेजी से भाग खड़ी हुई। निवास गश्त खाए वहीं पड़ा रहा। संयोग से उसका एक चमचा मचकन गांव के भ्रमण पर निकला था। उसकी नजर अपने मालिक निवास पर पड़ी। वह तुरंत उसके मुंह पर नाली का पानी डालने लगा, क्योंकि कुएं में पानी तो था लेकिन निकालने के लिए बर्तन या रस्सी नहीं थी। मजबूरी में निवास के मुंह पर नाली का पानी डालना पड़ा। निवास को होश आया और उसने आंखें खोली। उसके सामने मचकन खड़ा था। निवास तुरंत उठकर बैठ गया। मचकन बोला, मालिक आप यहाँ कैसे, और अचानक आपको गश्त कैसे आ गया? आप तो सुबह गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, फिर यहाँ कैसे पहुंचे? निवास बोला, अरे ये मचकन, अब क्या बताऊं तुमसे। दरअसल मैं गांव के बाहर बैठा था, तभी हर प्रसाद आता दिखा। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि काका आप यहाँ चौकीदारी में लगे रहिए, उधर आपकी चेली बुलुबो किसी और के साथ निकल जाएगी। और आगे यही हुआ कि बुलुबो ने अचानक मेरे सिर पर मटका दे मारा। चोट लगने के कारण मुझे गश्त आ गया। मचकन बोला, काका सब ठीक तो है, लेकिन आपकी चेली कैसी है जो आपका स्वागत मटके से करती है? अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया, वरना आप स्वर्ग सिधार जाते। निवास बोला, अरे उल्टा बोलता है तो, स्वर्ग सिधारे मेरे दुश्मन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक बुलुबो को क्या हुआ कि वह हमला करके भाग गई। मचकन मन में सोचने लगा कि यह शैतान निवास अब सठिया गया है, इसका दिमाग घास चढ़ने गया है। भला ऐसी कौन सी स्त्री है जो 80 साल के बुढ़े से प्रेम करेगी? बड़ा मूर्ख आदमी है मेरा उस्ताद, इसका कुछ उपाय नहीं है, जहां जाता है पिटकर ही आता है। निवास बोला, मचकन ये सब बात छोड़ो, गांव के निरीक्षण में क्या पता चला? गांव में कुछ नया तो नहीं हो रहा? मुझे जल्दी बताओ, आज दिन भर घूमने के बाद तुमने क्या पता लगाया? मचकन बोला, मालिक सारी बातें खुले आसमान के नीचे नहीं की जाती, आप तो समझदार है। आप तुरंत घर चलिए, एक बहुत बढ़िया खबर लेकर आया हूं, अगर आप सुन लेंगे तो आपका पूरा दिन बन जाएगा। निवास बोला, तो फिर देर किस बात की, हम अभी तुरंत घर चलते हैं। दोनों तेजी से घर पहुंचे। निवास बोला, हाँ तो भाई मचकन, अब जल्दी बताओ क्या खबर लेकर आए हो जो घर में आना पड़ा? मचकन बोला, मालिक कल हमारे गांव में 2 शादियां तय होने वाली हैं। कल कई सालों बाद हमारे गांव में तिलक देखने वाले आ रहे हैं, और आपके रहते हुए सब इस गांव में शादी तय कर जाए, ये आपकी मर्यादा के खिलाफ होगा। अब बताइए ये खबर सुनकर कैसा लगा? निवास बोला, अरे वाह रे मेरे लाल, क्या बढ़िया खबर लेकर आया है। मेरे दोनों कान 2 साल से तरस गए थे ऐसी खबर के लिए। मेरा मन कर रहा है कि इस खबर के बदले तुम्हें इनाम दे डालो, लेकिन अभी फिलहाल मेरा दिमाग सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए इनाम अगले दिन दूंगा, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो। मचकन मन में कोड़ते हुए बोला, साला 2 साल से तेरे लिए काम कर रहा हूं, लेकिन तू हमेशा इनाम के नाम पर घर में भोजन करा देता है। तेरी जेब से आज तक किसी के लिए 1 पैसा नहीं निकला, बड़ा आया मुझे इनाम देने वाला। निवास बोला, अरे मचकन कहाँ खो गए, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं। मचकन बोला, अरे मालिक मैं ये सोच रहा था कि कल हम लोग कैसे योजना बनाएं। निवास बोला, अरे तुम इन सब बातों की चिंता छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूं बस वैसा करते जाओ। मचकन बोला, जी मालिक आप आज्ञा करें, मेरे लिए क्या आदेश है, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। निवास बोला, अरे शैतान मचकन, तुम्हें जान हाजिर नहीं करवानी है, बस मेरे बताए अनुसार काम करना है। तुम कल सुबह अपने साथ हमारे चमचे मोहन को लेकर गांव के बाहर ही रहना, मैं समय से वहां पहुंच जाऊंगा। जब तिलक देखने वाले गांव से वापस जाएंगे तो हम तीनों मिलकर तय शादी को तोड़ देंगे, समझे? मचकन बोला, मालिक मैं आपकी बात समझ गया, मैं कल समय से पहले ही गांव के बाहर वाले पेड़ के पास जाकर सुबह से ही डेरा जमा दूंगा, बस आप समय से आ जाना। मैं अब चलता हूं मालिक, मुझे मोहन के घर भी जाना है। निवास बोला, ठीक है मचकन, तुम जाओ, कल मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। मचकन वहां से चला गया।
उधर हर प्रसाद अपने मन में सोच रहा था कि शैतान सरपंच निवास अब तक शिकायत लेकर क्यों नहीं आया। कहीं सच में बोलो की पत्नी ने उसे प्यार तो नहीं दे दिया। क्या भरोसा आजकल की औरतों का, वे कुछ भी कर सकती है। लेकिन बोलो की पत्नी तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। कुएं पर कुछ ना कुछ कांड तो जरूर हुआ होगा। खैर, कुछ भी हो, आज शाम को तो खबर मिल ही जाएगी। शाम को हर प्रसाद अपने खेत से सारा काम निपटाकर घर की तरफ चल पड़ा। जब वह गांव के बीच में पहुंचा तो पीछे से निवास ने आवाज लगाई, अरे बेटा हर प्रसाद, जरा ठहरो भाई, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। निवास की आवाज सुनकर हर प्रसाद वहीं ठहर गया। हर प्रसाद बोला, बताओ निवास काका, तुम्हारी जरूरी बात क्या है। निवास बोला, बेटा हर प्रसाद, आज सुबह तुम्हारे बताए अनुसार मैं कुएं पर चला गया था। वहां मुझे बुलो की पत्नी भी मिली, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे सिर पर मटका दे मारा और वहां से भाग गई। हर प्रसाद निवास की बात सुनकर मन ही मन खिलखिला गया। कितना मूर्ख आदमी है यह, इसे अपनी काम वासना के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। यह अच्छा मौका है इससे बदला लेने का, इसे और भी चढ़ा देता हूं, कल पक्का है कि पिट कर आएगा। हर प्रसाद बोला, अरे काका आप समझे नहीं, वह तो प्यार से मटका मारी होगी, लेकिन आप कमजोर हो गए हो इसलिए आपको तेज लगा होगा। प्रेम प्यार में यह सब चलता है, आप उसे बुरा मानकर अपने प्यार की कुर्बानी मत देना। निवास बोला, तुम ठीक कहते हो बेटा, आज तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कल अपने प्यार को जरूर अंजाम दे दूंगा। वैसे बेटा ये बताओ, क्या प्यार में सचमुच मारपीट भी चलती है। हर प्रसाद बोला, निवास काका, अरे तुम लोग पहले जमाने के हो, तुम्हारी शादी भी अंधेरे में हुई होगी, तो तुम क्या जानो प्रेम मोहब्बत का हाल। प्यार में राजा कुर्बान हो गए, प्यार में अकबर कुर्बान हो गए। तुम ठहरे मामूली सरपंच, तुम इसे नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरी बात पर चलोगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि बोलो की पत्नी तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। हर प्रसाद की बात सुनकर निवास बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से 2 रुपए का नोट निकालकर हर प्रसाद को थमा दिया। हर प्रसाद बोला, अरे काका ये क्यों दे रहे हो, मुझे इसकी क्या जरूरत है। निवास बोला, अरे बेटा इसे अपने पास रख लो, तुम इससे मिठाई खा लेना, तुम ही तो हो जो पूरे गांव में मुझे समर्थन करते हो। चलो बेटा मैं अब चलता हूं, तुम भी थके होगे, जाओ आराम करो। हर प्रसाद मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ा और अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर हर प्रसाद की मां उसके इंतजार में बैठी थी। जब हर प्रसाद घर पहुंचा तो मां बोली, अरे बेटा हर प्रसाद, आज बड़ी देर से घर आए, क्या बात हो गई थी बेटा जो इतनी देर हो गई। हर प्रसाद बोला, अरे मां मुझे देर कहाँ हुई, मैं तो अपने सही समय पर हूँ। हाँ, थोड़ा रास्ते में क्या हुआ कि एक मदमस्त सांड मिल गया था जो पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा है। मैं उसी को नाथने के प्रयास में था, इसी कारण देर हो गई। माँ बोली, अरे बेटा तू यह उल्टा काम क्यों करता है, सांड अगर मदमस्त रहता तो तुम्हें मार देता, तुम ऐसा खतरे वाला काम क्यों करते हो। तुम्हें पता है ना कि तुम ही मेरा एक सहारा हो, तुम्हारे भरोसे ही मैं जीवित हूँ। हर प्रसाद बोला, अरे माँ तू समझी नहीं, मैं सचमुच में सांड नहीं नाच रहा था, मैं गांव के सरपंच निवास को सांड बोल रहा हूं, तुम मेरी बात समझी नहीं। मां बोली, अच्छा तो ऐसा कहो ना। वैसे बेटा तुम ठीक कहते हो, उस कर्महीन ने गांव के सारे लड़कों का भविष्य चौपट कर दिया है। इस शादी के मौसम में भी किसी की शादी नहीं होने दी। पता नहीं उस दुष्ट से हमारे गांव को कब छुटकारा मिलेगा। जब तक निवास रहेगा देख लेना बेटा, दुष्ट गांव में किसी की शादी नहीं होने देगा। हर प्रसाद बोला, माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वह शैतान पता लगाकर अपना समय गंवाकर शादी तोड़ने बहुत दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन मैंने भी उपाय लगा दिया है। वह बहुत जल्द विनाश के रास्ते पर चला जाएगा और उसका बेटा और बहू खुद ही उसे धक्के मारकर यहाँ से भगा देंगे। मैंने उसे नाथने का उपाय कर दिया है। उधर निवास अपने दरवाजे पर बैठा था। उसके यहाँ 2-3 लोग और बैठे थे। वह गांव का सरपंच था, इसलिए गांव के लोग शाम के समय उसके दरवाजे पर जरूर बैठते थे। वे लोग कोई अनजान नहीं थे। वे सब जानते थे कि निवास कैसा आदमी है, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई है कि यहाँ अच्छे लोगों की कद्र नहीं है, लेकिन बुरे लोगों के लिए पूरा समाज माला ली खड़ा रहता है। निवास के दरवाजे पर उसके दोनों चमचे मचकन और लटकन तेजी से आए।
निवास जब दोनों को देखा तो बहुत खुश हुआ। निवास बोला, आओ मेरे दोनों शेर, कहो क्या खबर लेकर आए हो। मचकन बोला, अरे मालिक, आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ पहले से लोग बैठे हैं और आप खबर पूछ रहे हैं। पहले इन लोगों को यहाँ से हटाओ, इसके बाद मैं कुछ बताता हूँ। निवास बोला, अरे मचकन, तुम भी मेरे साथ रहते रहते बहुत समझदार हो गए हो, मैं अभी इन लोगों को भगाता हूँ। निवास बोला, भाइयों, अब आप सब अपने घर चले जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से पड़ोस के गांव जाना है, इसलिए आप सब अपने घर जाइए। गांव का एक आदमी सियाराम था। वह निवास से बोला, भाई निवास, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम लोग चाय के इंतजार में बैठे हैं और तुम हमें भगा रहे हो। पहले चाय पिला दो, इसके बाद हमें यहाँ से भगाना। निवास बोला, अच्छा तो तुम चाय पीने के लिए बैठे हो? बहुत अच्छी बात है। वैसे जब तुम चाय पीते हो तो तुम्हारे घर पर भी चाय बनती होगी। सियाराम बोला, हाँ निवास भाई, हमारे घर रोज सुबह चाय बनती है, लेकिन शाम के समय हमारे घर चाय नहीं बनती। निवास बोला, भाई सियाराम, तुम्हारी याददाश्त अगर सही होगी तो तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हारे घर सुबह के समय 6 महीने से रोज जाता हूँ, लेकिन तुमने तो कभी चाय नहीं पिलाई। फिर किस मुंह से चाय मांग रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई इस तरह मुंह खोलकर चाय पीने को मांगता है? सियाराम बोला, निवास भाई, मुझे कुछ नहीं पता। तुम सीधे सीधे बताओ कि मुझे चाय पिलाओगे या नहीं। निवास बोला, तुम्हें चाय और वह भी मैं पिलाऊं? तुम जाकर मंगल के पोखरे में एक बार अपना चेहरा देख के आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा चेहरा चाय पीने लायक है या नहीं। सियाराम बोला, निवास भाई, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? बड़ा आया चेहरा दिखाने वाला। तुम रोज सुबह मेरे दरवाजे पर जाकर लौटे का लौटा पानी पीते हो, मैंने कभी ऐसी बात की है? अगर हिसाब किताब करने बैठ गए तो तुम मेरे सामने बौने हो जाओगे, धूर्त बदमाश कहीं के। निवास बोला, साले सियाराम, तू लातों का भूत है, तुझे किसी की बात असर नहीं करेगी। निवास अचानक सियाराम के ऊपर उछल कर मारने लगा, लेकिन सियाराम निवास से तगड़ा था। उसने तुरंत निवास को उठाया और जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। निवास चीख कर चिल्ला उठा। उसके चमचे जब देखने लगे कि हमारे उस्ताद पिट रहे हैं तो दोनों चमचों ने मोर्चा संभाला और सियाराम के ऊपर हमला कर दिया। मारपीट का कार्यक्रम कई मिनट तक चलता रहा। उधर निवास की बहू घर के अंदर से सब सुन रही थी। वह जानती थी कि सियाराम बिना चाय पिए नहीं जाएगा, उसे चाय लेकर देनी ही पड़ेगी। वह चाय लेकर बाहर आई। निवास की बहू बोली, सभी लोग ठहर जाओ, तुम सब एकदम बनमानुष हो, तुम्हें थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है। एक कप चाय के लिए कोई किसी से मारपीट करता है? तुम सब एक नंबर के पागल हो। सियाराम काका, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। आज के बाद कभी भी मेरे दरवाजे पर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सियाराम को तो चाय से मतलब था। इतनी मारपीट होने के बावजूद भी सियाराम वहां बैठकर चाय पीने लगा। निवास और उसके दोनों चमचे सियाराम को आंख दिखाकर घूर रहे थे। सियाराम चाव से चाय पी रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिल्कुल बेशर्मी से चाय की चुस्की ले लेकर पी रहा था। चाय पीने के बाद सियाराम वहां से जाने लगा। जाते जाते वह बोल गया, साला, इस धरती पर कोई नहीं है जो मुझे चाय पीने से रोक दे। ये शैतान 2 कौड़ी का निवास मुझे चाय पीने से रोक देगा तो गांव में धुआं धुआं मच जाएगा। निवास के चमचों का खून खौल उठा। मचकन बोला, मालिक, आप एक बार आदेश दो, हम दोनों इस साले को इसकी औकात 2 मिनट में दिखा देंगे। निवास बोला, अरे छोड़ो इस कीड़े मकोड़ी को, इसकी यही आदत है, इसे कितना भी मारपीट दो, ये शैतान नहीं सुधरने वाला, इसकी हालत भूखे मंजे जैसी है। छोड़ो इस दुष्ट को। तुम दोनों यह बताओ कि कल के लिए क्या खबर लेकर आए हो? लटकन बोला, मालिक, एक बहुत शानदार खबर है। कल हमारे गांव में 2 लोगों के घर लड़का देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। निवास बोला, अरे शैतान लटकन, ये बात तो मुझे पहले से पता है। तुम ये बताओ कि किस किस के घर मेहमान आ रहे हैं, ताकि हम लोग उनके मुताबिक अपनी योजना बनाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो या बिल्कुल मूर्ख हो? लटकन बोला, अरे मालिक, मेरी पूरी बात तो सुनो। दरअसल हमारे गांव के 2 लोग, एक का नाम भूपेश है और दूसरे का नाम फुलेश है, मेहमान इन्हीं दोनों को देखने आ रहे हैं। निवास बोला, बस मुझे इतना ही जानना था। अब मैं जैसा समझाता हूं, तुम दोनों योजना अनुसार बिल्कुल वैसा ही कल गांव के बाहर करोगे।
निवास ने दोनों के कान में कुछ योजना समझाई। वे दोनों जब योजना समझ गए तो वहां से उठकर चले गए। तभी निवास को याद आया कि कल उसे 2 बड़े काम करने हैं। सुबह लोगों से अपने प्यार का इजहार भी करना है और दोपहर के समय तिलक देखने वालों को भी संभालना है। मैं अभी भोजन करके सो जाता हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकूंगा। निवास ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बहू बोली, अरे अभी तो आपका समय नहीं हुआ है। हर रोज तो आप देर से भोजन करते हैं, लेकिन आज अचानक क्या हुआ कि इतनी जल्दी भोजन चाहिए? निवास बोला, अरे बहू, तुम नहीं समझोगी। मुझे सुबह कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से भोजन करके अपने बिस्तर पर सो जाऊं ताकि सुबह मुझे उठने में देर ना हो। बहू बोली, जैसी आपकी मर्जी। आप हाथ मुंह धोकर बाहर बरामदे में बैठिए, मैं तुरंत भोजन लेकर आती हूँ। निवास की बहू रसोई घर से स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आई और निवास को बड़े प्रेम से भोजन की थाली परोस दी। दिन भर दौड़ने के कारण निवास बहुत भूखा था। वह चाव से भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गया। धीरे धीरे रात गुजरी और सुबह का समय आया। किसान हर प्रसाद अपने बिस्तर से उठकर अपनी माँ से बोला, माँ, आज हमारे खेत में फसल लगाने के लिए पड़ोस के गांव से मजदूर आने वाले हैं। उनके लिए भोजन बना देना। मैं अभी खेत पर जा रहा हूँ। मैं भी उन मजदूरों के साथ ही दोपहर में भोजन करूंगा। अभी मुझे जल्दी खेत पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूर हैं वे हमारे गांव के तो है नहीं, दूसरे गांव से आने वाले हैं। उन्होंने हमारा खेत नहीं देखा है, तो उन्हें जल्दी से खेत दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ। माँ बोली, बेटा, बात तो तू सही बोल रहा है, तुझे जल्दी खेत पर जाना होगा, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैं अकेले भोजन कैसे बनाऊंगी? एक तुम्हारे लिए भोजन बनाना होता तो मैं बड़े आराम से बना देती, लेकिन कई लोगों का भोजन मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? बेटा, मैं अब कोई जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र दिन प्रतिदिन कम हो रही है। मैं अब कुछ दिन की मेहमान हूँ, ऐसे में भी तुम मुझे अपने काम में लगा रहे हो। हर प्रसाद बोला, माँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर भोजन बनाने लग जाऊंगा तो उन मजदूरों को कौन संभालेगा? मैं बहुत मजबूर हूँ माँ। माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ और आज से नहीं समझ रही, बल्कि जब तेरे पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए थे तभी से समझ रही हूँ। आज 20 साल हो गए तेरे पिता को गुजरे हुए। मैं 20 साल से तुम्हें पाल रही हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे। अब मेरी अवस्था पहले जैसी नहीं रही। कम से कम 5 साल का जीवन है मेरा। तुम मुझे 5 साल ही पाल दो तो तुम्हारे लिए काफी होगा। चला जा खेत पर। मर के या जी के भोजन तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। हर प्रसाद समझ गया कि उसकी माँ आज बहुत गुस्से में है। हर प्रसाद ने माँ को समझाते हुए कहा, अरे माँ, बस आज की तो बात है, कल से वैसे भी मजदूर नहीं रहेंगे, बस तू आज संभाल ले। माँ बोली, बेटा, आज नहीं, मैं तुम्हें हमेशा ही संभालूंगी, लेकिन अब आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाने वाली। तुम जल्द से जल्द अपनी शादी के बारे में सोचो। मुझे अब इस घर में बहू चाहिए। तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकते। मर जाती हूं तो भी ऐसे ही है। उन्हें एक औरत का दुख नहीं दिखता, लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री का दुख उसके चेहरे से जान लेती है। जब इस घर में मेरी बहू आएगी तो वह जरूर मुझे समझ जाएगी। तुम अब अपने खेत जाओ, मजदूर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हर प्रसाद बोला, माँ, तू जैसा कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि अपनी शादी इसी मौसम में कर लूँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हर प्रसाद अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। वह चलते चलते अपने गांव के बीचों बीच पहुंचा, तभी उसे निवास मिल गया। हर प्रसाद ने जब निवास को देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। निवास बोला, अरे हर प्रसाद, काहे हंस रहा है? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या जो दांत फाड़ के हंस रहा है? एकदम मूर्ख हो शैतान तुम, जब देखो हंसता रहता है। हर प्रसाद बोला, अरे निवास काका, काहे इतना नाराज हो रहे हो? मैं तो अपनी बात से हंस रहा हूँ, मुझे तुमसे क्या लेना देना? वैसे आज तो तुम खुश होगे। निवास बोला, अरे बेटा हर प्रसाद, मैं भला आज ही खुश क्यों रहूं? मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। वो अलग बात है कि आज मुझे 2-2 खुशी एक साथ मिलने वाली है। खैर, तुम जाओ अपना काम करो,
आज मुझे किसी से बहस नहीं करनी है। हर प्रसाद बोला, अरे हाँ काका, मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। वैसे भी मुझे समय ही कहाँ है कि मैं लोगों से बातें करता फिरूं। हर प्रसाद वहां से तेजी से अपने खेत की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह अपने खेत के पास पहुंच गया। हर प्रसाद के पहुंचने से पहले ही उसके मजदूर आ चुके थे। मजदूरों को देखकर हर प्रसाद बहुत खुश हुआ। वह मजदूरों को साथ लेकर अपने खेत में फसल की बुवाई शुरू कर दी। इधर गांव में सरपंच निवास कुएं के पास जाकर बैठ गया। वह भोलो की पत्नी के इंतजार में इस कदर बेताब था कि उसे हर जगह भोलो की पत्नी ही दिखाई दे रही थी। कुछ समय बीतने के बाद भोलो की पत्नी अपनी आदत अनुसार कुएं पर पानी भरने आई। निवास ने जब उसे देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके अंदर ऐसी खुशी हुई जैसे उसे लड्डू मिल गया हो। निवास उसे देखते ही बोला, अरे आओ आओ जाने मन, आज तो मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। जब भोलो की पत्नी ने निवास को देखा तो वह अपने मन में सोचने लगी कि गजब का बेशर्म आदमी है यह। लगता है हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिन प्रतिदिन मेरे प्रति इसका मन बढ़ता जाएगा। ऐसे तो इस गांव में किसी भी औरत को रहना मुश्किल हो जाएगा। निवास बोला, अरे जाने मन, क्या सोच रही हो? बड़े ख्याल में मग्न हो। तुम भी मेरे लिए बेताब थी क्या? भोलो वो बोली, अरे हाँ, मैं तो कब से बेताब थी कि सरपंच साहब मुझसे मिले, मैं उन्हें अपने दिल का हाल बता सकूं। निवास बोला, अरे हाँ जाने मन, अब तो मैं मिल गया। तुम्हारे और मेरे इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम बेझिझक बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। बुलबुल ने अपनी चाल चली और बोली, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको तन मन धन से चाहती हूँ। आप मेरी आंखों के तारे हो। मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पण करना चाहती हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। निवास बोला, अरे जाने मन, कैसी बात करती हो? भला मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो पहले ही तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ। अब तुम बताओ कि हम दोनों का मिलन कब होगा? वो बोला, मिलन तो आज होगा, लेकिन आप चाहेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। निवास बोला, अरे मेरी प्यारी, मैं तो अभी चाहता हूँ कि हम दोनों का तुरंत मिलन हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा ना। हम कोई जानवर तो है नहीं कि कहीं भी मिलन कर लेंगे। मिलन के लिए गुप्त स्थान चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। वो बोली, अरे बूढ़े, तुम कितने भोले हो। मिलन के लिए स्थान क्या ढूंढना, मेरा घर ही सबसे अच्छी जगह है। आज रात में आप मेरे घर आ जाना। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं। घर में अकेली सास है। जब वह रात में सो जाएगी तो हम दोनों पूरी रात मौज करेंगे। निवास खुश होते हुए बोला, वाह मेरी ख्वाबों की मालकिन, तुमने तो गजब का दिमाग लगाया है। ऐसे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो बोली, अब मैं घर जा रही हूँ, आप समय से रात में आ जाना। निवास बोला, बिल्कुल जाने मन, मैं समय से पहले ही आ जाऊंगा। बुलो की पत्नी अपने घर चली गई। निवास अब अपने चमचों से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसके दोनों चमचे मिल गए। निवास बोला, तो भाई मचकन और लटकन, आज की योजना अनुसार हम जल्दी से गांव के बाहर चलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे गांव में मेहमान आ गए होंगे। हम बिना देरी किए उनके इंतजार में लग जाएं। मचकन बोला, मालिक, आपने सही कहा। मैंने अभी देखा कि दो झुंड बनाकर बारी बारी से लोग आए हैं। हो ना हो वे मेहमान ही थे। चलिए हम लोग तुरंत गांव के बाहर चलते हैं। निवास अपने दोनों चम्मचों को लेकर गांव के बाहर चला आया। वे तीनों एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर विश्राम करने लगे। धीरे धीरे कुछ समय गुजरा। तभी मचकन बोला, मालिक, अब सावधान हो जाइए। हमारे गांव की तरफ से मेहमानों की एक टुकड़ी आ रही है। यहाँ आते ही उन्हें अपनी बातों में उलझा लेना है। निवास बोला, बिल्कुल उलझा लेना है। ये मेहमान बचकर नहीं जाने चाहिए। तिलक देखने वाले जैसे ही नजदीक आए, निवास बोला, अरे ओ राहगीर भाई लोग, जरा मेरे पास आना, मुझे आप लोगों से कुछ काम है। तिलक देखने वाले निवास के पास चले गए और उसके साथ पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। निवास बोला, तो बताइए राहगीर भाई साहब, आप सभी को हमारा गांव कैसा लगा? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। वैसे आप लोग किसके यहाँ से आ रहे हैं? मेहमान बोले, आप इस गांव के सरपंच हैं? अच्छा हुआ जो आप लोग हमें मिल गए, हम तो आपकी तलाश में ही थे। निवास बोला, बताइए, मुझसे क्या पूछना था? मैं आप लोगों की सेवा में ही रोज यहाँ आकर बैठता हूँ।
मेहमान बोले, सरपंच साहब, हम तिलक देखने वाले हैं। हम गांव में भूपेश नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए देखने आए थे। तो बताइए कैसा परिवार है उनका। निवास ने अपना सिर पकड़कर मेहमानों के सामने ऐसे बैठा जैसे उसे कोई आफत पड़ गई हो। मेहमान बोले, अरे सरपंच साहब, क्या हुआ? आप इस तरह सिर पकड़कर क्यों बैठ गए हैं? सरपंच बोला, भैया मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, आपको मेरा साथी बताएगा, मुझे आप लोग चुप ही रहने दीजिए। मचकन बोला, अरे भैया अब आप लोगों से क्या छुपाना। आप लोग जिस भूपेश का नाम ले रहे हैं ये उसकी तीसरी शादी है। इससे पहले वह दो शादी कर चुका है। हाँ, वो अलग बात है कि वह दोनों बार लड़कियों को भगाकर लाया था। वैसे दिल का अच्छा आदमी है। मेहमान बोले, अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? जो इंसान दो लड़कियों को भगाकर लाया है वह अच्छा इंसान कैसे हुआ? मचकन बोला, यह बात मैं नहीं बता सकता, यह बात सरपंच साहब बताएंगे। निवास सरपंच बोले, अरे भैया कैसे अच्छा इंसान नहीं हुआ? वह जब भी जुआ खेलता है तो ईमानदारी से खेलता है। अगर पैसा हार भी जाता है तो वह किसी से बहस नहीं करता। जितना पैसा हारा होता है वह बड़े प्रेम से देकर चला जाता है। मेहमान बोले, भाई साहब आप तीनों के हम आजीवन आभारी रहेंगे। ये भूपेश के परिवार वाले कितने बुरे लोग हैं कि यह सारी बातें हमसे छुपा ली। निवास बोला, अरे भैया अभी बिगड़ा ही कहाँ है, आप लोग सही समय पर आए हैं। अब आप लोग अपना निर्णय लीजिए और अपने घर चले जाइए। सरपंच और उसके चमचों की बात सुनकर तिलक देखने वाले वहां से तेजी से भाग खड़े हुए। जब तिलक देखने वाले चले गए तो मचकन बोला, मालिक आप तो गजब के आदमी हैं, क्या बढ़िया तरीका था आपका, आपने बिल्कुल सही योजना बनाई थी। निवास बोला, देखो मचकन, आज मुझे एक शादी काट कर बहुत शांति महसूस हो रही है। तुम अपनी नज़र गांव की तरफ रखो, दूसरे वाले मेहमान अब कुछ ही देरी में आएंगे। मचकन बोला, मालिक आप चिंता मत कीजिए, हम चील की आंख लगाकर बैठे हैं, ऐसे कैसे कोई बचकर निकल जाएगा। हलवा थोड़ी है कि कोई हमारी नज़र से बच जाए। निवास सरपंच बोला, अरे शैतान मचकन, थोड़ा शांत रहा कर, इंसान को कम उड़ना चाहिए। धीरे धीरे कुछ घंटे गुजरे लेकिन दूसरे वाले मेहमानों का कुछ पता नहीं चला। लटकन बोला, मालिक मुझे लगता है कि वे मेहमान आज रुक तो नहीं गए इसलिए अब तक नहीं आए, वरना मेहमान तो जल्दी ही चले जाते हैं। निवास बोला, अरे तुम लोग घबराओ मत, हमें बस इंतजार करना है, वे शैतान बचकर कहाँ जाएंगे। तभी मचकन बोला, मालिक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारा दूसरा शिकार तेजी से चला आ रहा है। निवास बोला, भक्त शैतान क्या बोल रहा है, साफ साफ बताओ ना दुष्ट। मचकन बोला, मालिक सावधान हो जाइए, गांव से मेहमानों की दूसरी टुकड़ी हमारी तरफ आ रही है। निवास बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, आने दो शैतानों को। थोड़ी देर में तिलक देखने वाले वहां पहुंच गए। निवास सरपंच बोला, अरे ओ भाई साहब, आप लोग थोड़ा यहां आएंगे, आप लोगों से कुछ काम है। तिलक देखने वाले खुशी से पेड़ के नीचे आ गए। तिलक देखने वाले बोले, बताइए भाई साहब क्या बात है। सरपंच बोला, भाई साहब आप राहगीर लगते हैं, आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे। दरअसल मैं इस गांव का सरपंच हूँ, मेरा नाम निवास है। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे गांव में आए मेहमान यहाँ से खुश होकर लौटे। वैसे आप लोग किसके यहाँ आए थे? तिलक देखने वाले बोले, भैया हम तो फुलेश को देखने आए थे, सुना है वह बहुत होनहार लड़का है, उसी से अपनी बेटी की शादी की बात चलाने आए थे। निवास बोला, तो क्या हुआ, लड़का आप लोगों को पसंद आया? तिलक देखने वाले बोले, जी सरपंच साहब, आपके गांव का लड़का बहुत होनहार और तेज बुद्धि का है, हमने उसे देखते ही पसंद कर लिया। वैसे आप बताइए लड़का कैसा है? सरपंच बोला, बधाई हो आप सभी को, आप लोग चलते फिरते मुसीबत अपने सिर पर उठा लिए हैं। वो फुलेश आज कई सालों से शादी की लाइन में लगा है, 2 बार तो वह बारात लेकर शादी करने भी गया है, लेकिन बेचारा बीच मंडप में ही कई बार गिर चुका है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ी शराब पी लेता है, बस इतनी ही कमी है, लेकिन लड़का बहुत होनहार है। तिलक देखने वाले जब इतना सुने तो वे बिना कुछ बोले ही वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उधर किसान हर प्रसाद सरपंच और उसके चमचों का तमाशा बहुत देर से देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह बुलू के घर के पास पहुंचा तभी बुलुओं ने उसे रोक लिया।
हर प्रसाद बोला, क्या बात है बुलुगो, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। बुलुगो ने हर प्रसाद को सरपंच की सारी बातें बताई और बोली, भैया अब आपकी ही मदद चाहिए। इस गांव में सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। उस सरपंच को सबक सिखाना है। हर प्रसाद बोला, तुम चिंता मत करो, शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम मुझे एक स्थान पर छुपा देना। इसके बाद आगे क्या होगा तुम खुद देख लेना। धीरे धीरे सूरज ढला, गहरी रात शुरू हो गई। हर प्रसाद भोलू के घर चला गया और एक कोने में छुप गया। उधर सरपंच निवास कामवासना में इतना डूब गया था कि तेजी से भोलू के घर पहुंच गया। भोलुगो ने उसका स्वागत किया। भोलुगो बोली, आइए आइए सरपंच साहब, आपके इंतजार में मैं सुबह से हूं, आज आपका हिसाब हो जाएगा। निवास बोला, अरे जाने मन, अब कैसा हिसाब, आज से सब कुछ तुम्हारा ही है। आओ मेरे ऊपर लेट जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूं। भोलुगो बोली, अरे सरपंच साहब क्यों नहीं, मैं बिल्कुल वही तो चाहती हूँ कि आप मुझे जन्नत की सैर कराएं, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। आप अपने कपड़े उतार कर पूरी तरह से नंगे हो जाइए, तब तक मैं आती हूँ। निवास बोला, अरे जाने मन, मैं बिना देरी के कपड़े उतार कर नंगा हो जाता हूँ, तुम जल्दी दरवाज़ा बंद करो। बुलुगो हर प्रसाद के पास पहुंची। हर प्रसाद बोला, बुलुगो क्या हुआ, आ गया सरपंच या अभी नहीं आया। बुलुगो बोली, हर प्रसाद भैया, वह कामी पुरुष मेरे कमरे में बिल्कुल नंगा लेटा है, अब उसकी खातिरदारी करना बाकी है। आप जल्दी चलिए और मेरे साथ मिलकर उस दुष्ट की कुटाई करिए। हर प्रसाद बोला, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, जल्दी चलो उसे सबक सिखाते हैं। बुलुगो और हर प्रसाद दोनों अचानक से कमरे में घुस गए। निवास सिर्फ पैंट पहने हुए था। निवास ने जब हर प्रसाद को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। वह समझ गया कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। हर प्रसाद और बुलुगो ने निवास की जमकर पिटाई की। अगले दिन पंचायत हुई। पंचायत ने हर प्रसाद को अपना सरपंच बना दिया और निवास को सजा सुनाई कि आज के बाद निवास कभी भी किसी स्त्री को परेशान करता दिखा तो उसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये पहली गलती है तो सजा के तौर पर उसे सिर्फ 6 महीने के लिए गांव से निकाला जाता है। हर प्रसाद सरपंच बनते ही गांव के गरीब किसानों की हड़पी हुई जमीन वापस लौटा दी। पूरा गांव हर प्रसाद का दीवाना हो गया। गांव में फिर से शादियां होने लगी और खुशहाली छा गई।